अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अदालत से एक और रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने के मामले पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस खारिज करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाया। इमरान खान के वकील हामिद खान ने अदालत को बताया कि बयान हल्फी जमा करा दिया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि हमने बयान हल्फी देख लिया है और मुत्तफ़िक़ा तौर पर तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करने का फैसला किया है। बादिल नज़र में ये तौहीन अदालत थी, मगर उन्होंने नेक नियति साबित की और जज से माफ़ी मांगने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गए। अदालत इमरान खान के कंडक्ट से मुतमईन है। इमरान खान की अदालत में पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस खारिज करने की मुखालफत की। उन्होंने निशानदेही की कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि हमारे सामने निहाल आशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ के केसेस के फैसले मौजूद हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप इन फैसलों की हिमायत करते हैं? वो फैसले हमारे ऊपर बाइंडिंग हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तो हम पर भी बाइंडिंग है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान का ज़िला अदालतों में जाना और यहाँ पर माफ़ी मांगना बेहतर है। हम उनके बयान हल्फी और कंडक्ट से मुतमईन हैं। आपके एतराज़ात का हम फैसले में जवाब देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत जल्द इस केस का तफसीली फैसला जारी करेगी। फैसले के बाद नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा कि तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है, तो केस खारिज हो गया कहने के बजाय ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि फितने को माफ़ी मिली है और दरगुजर हुआ है। तौहीन अदालत से मुताल्लिक ये केस इस लिहाज से मुनफरिद है कि इमरान खान के वकील हामिद खान ने गैर मशरूत माफ़ी के बगैर ही इमरान खान को बचा लिया। पिछले हफ्ते हमारे ही प्रोग्राम में हामिद खान का कहना था कि दरअसल गैर मशरूत माफ़ी एक तरह से तौहीन अदालत का एतराफ़ होती है, जबकि इमरान खान ने तौहीन नहीं। ये बात तो नहीं है कि हम कभी भी उसमें किसी भी जवाब में कहा कि तौहीन अदालत की गई है, और वो एक कानूनी पोजीशन है कि जो गैर मशरूत माफी होती है उसमें एडमिशन होती है कंटेम्प्ट की, तो वो एक और एक कानूनी नुक्ता है। जो उनका बयान था 22 तारीख का, वो बड़ा अच्छा और वाज़ेह तौर पर अदालत ने रिकॉर्ड किया हुआ है। इस बहस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि माजरत है, माफी है। जो है उस हुक्म के अंदर जो उस दिन आया, रिकॉर्ड हुआ है, उनका बयान वही बयान है और उसी पर हम कन्फाइन कर रहे हैं। उसी की रोशनी में हमने अपना एफिडेविट दाखिल करना है और वही मेरे ख्याल में जामे बात है, और उस पर ही अमल दरामद करते हुए इमरान खान साहब मैडम जज की अदालत में गए थे। आप मुतमईन हैं कि पीर तक ये मामला खत्म हो जाएगा? हो तो जाना चाहिए। दिलचस्प सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर फारूक वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वज़ीर क़ानून। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में बेशतर कानूनी माहिरीन की राय थी कि उनको गैर मशरूत माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिल ने भी इस पर एतराज़ किया कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? देखिए, मुझे इसकी वजह तो नहीं पता कि उन्होंने क्यों नहीं गैर मशरूत माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने जो भी कोर्स अडॉप्ट किया था वो बड़ा रिस्की, क्योंकि क़ानून तो यही है कि अगर गैर मशरूत माफ़ी ना मांगी जाए और अपने आप को, बल्कि ये भी बाज़ जजमेंट्स में लिखा गया है कि आप इसमें ये कहें कि आई थ्रो माई सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। जब तक आप इस किस्म की बात लिख कर नहीं दें और एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आप माफ़ी इस तरह की अनकंडीशनल अपॉलॉजी ना मांगे, तो फिर ये बाद में माफ़ी नहीं होती। और ये जो 3 अदद केसेस हैं, तलाल चौधरी साहब का, निहाल आशमी का, दानियाल अजीज़ का, वो यही है। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं, कितने और केसेस ऐसे हैं जिसमें ये फ़ैसला दिया गया है। लेकिन मैं इससे इजाफी एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, क़ानून तो यही है, क़ानून जो कानूनदान सारे हैं, वकला हैं जो बात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कर रहे। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। जहाँ तक कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ताल्लुक़ है,
मेरे ख़्याल में इसको ये सारी जूरिस्प्रूडेंस रिवाइज़ होनी चाहिए, और अगर कोई चाहे देर से भी माफ़ी मांगे, चाहे पूरी अनकंडीशनल इस तरह की अपॉलजी ना भी करे, लेकिन उसके कॉन्डक्ट से और उसके एफिडेविट से ये लगे कि नहीं ये निदामत है और माफ़ी मांगी जा रही है, तो मेरे ख़्याल में कंटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। कंटेम्प्ट होनी चाहिए जहाँ हुक्म अदूली हो, और कंटेम्प्ट अगर कभी कभार जज्बात में आदमी आ जाता है और उसने कोई बात कर दी और चलो बाद में माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ कर देना चाहिए। और ये 3 अदद केसेस जो हैं, दानियल अजीज़ को भी और हाशमी साहब को भी और तलाल चौधरी साहब को भी, इनको भी कोई रिविज़िट करने की ज़रूरत है अदालतों को, कि इनकी भी माफ़ी होनी चाहिए। और उन तमाम, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली माफ़ी मांगी थी लेकिन देर से मांगी थी, और उस बिलेटेड अपॉलजी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। मेरा ख़्याल है इस पे रिवीजन होना चाहिए और इनको भी माफ़ कर देना चाहिए, और वो जो इन पे स्टिग्मा है वो वापस लेने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को आगे जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अच्छा, ये जैसा आपने कहा कि कानून तो कुछ और है और बड़ा रिस्क लिया खान साहब ने, तो इस केस में इमरान खान साहब के जो वकील हैं हामिद खान, उन्होंने तौहीन अदालत केस खारिज कराने में एक बहुत बड़ा किरदार शायद अदा किया है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो खुद भी वकील हैं, उनका कहना था कि इमरान खान इस केस में माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन हामिद खान ने गैर मशरूत माफ़ी मांगे बगैर इमरान खान को इस केस से बचा लिया है। देखिए, अगर तो इमरान खान साहब माफ़ी बिल्कुल ही नहीं मांगते, सिरे से नहीं मांगते, वो तो फिर मेरा अपना ख्याल ये है कि ये अदालत फिर उनको माफ़ नहीं करती। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, फवाद बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े मेरे दिल के करीब हैं और शरीफ आदमी हैं। उनकी एडवाइस दुरुस्त नहीं थी, और उसमें फिर ये होता कि फिर ये तो फिर खान साहब के लिए मतलब बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी। और अगर ऐसी सिचुएशन में चलिए उन्होंने पूरी उस तरह अनकंडीशनल अपॉलजी नहीं भी की, फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी में नहीं भी की, लेकिन कुछ ना कुछ जो भी एफिडेविट था, जो पहले उन्होंने माफ़ी मांगी, उसको रिवाइज़ करवाया अदालत ने, तो ये अदालतें भी अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में मतलब थोड़ी सी रिलैक्स्ड नज़र आ रही हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, बिंदयाल साहब हों, या जस्टिस अतहर हों इस्लामाबाद हाई कोर्ट, या और भी जजेस हैं पाकिस्तान के। क्योंकि देखें, ये बड़ा ईगो का मामला होता है कि जज के ख़िलाफ़ कोई बात कर दी और जज ने फिर उसको कहा फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी में नहीं, आपने माफ़ी मांगी, उसको डिसक्वालीफाई भी करवा दें, जेल भी भिजवा दें। अब वो बाद में माफ़ी मांग रहा है एक आदमी, चले मतलब अल्लाह के हुजूर भी देखिए, ये कहीं नहीं लिखा कि हमारी शरीयत में या कुरान पाक में कि सिर्फ फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी में आप माफ़ी मांगेंगे, तो अगर बाद में माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह की ज़ात माफ़ नहीं करेगी। तो ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अंग्रेज़ का कानून है, इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। और अच्छा है, आई एम श्योर जस्टिस अतहर और उनके साथी जजेस जो हैं इस पर अच्छा कोई जजमेंट दें, ताकि बाकी भी अदालतों की रहनुमाई हो, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी इंशाअल्लाह अल्लाह करे एक दिन इस ईगो से तमाम लोगों को, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, जजेस हैं, निकलने की ज़रूरत है। कोई आदमी माफ़ी मांग भी रहा है, हम तो उसका दिल नहीं जानते ना जी, और दिल तो अल्लाह की ज़ात जानती है, या वो शख्स जानता है। अदालत ने जो तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही तहम्मुल का मुज़ाहरा नज़र आ रहा है, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने 2014 में भी तौहीन अदालत की, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत हुई थी, और साथ ही साथ उन्हें वार्निंग भी दी गई थी कि दोबारा वो ये नहीं करेंगे। तो एक मरतबा फिर उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई। तो ये कहना दुरुस्त होगा कि एक बार फिर अदलिया ने बड़े तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और एक ही शख्स को दूसरी मरतबा भी अदालत से तौहीन अदालत के केस में माफ़ी मिल गई। मेरे ख्याल में कि अब इमरान खान साहब के पास गलती की गुंजाइश नहीं होगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिगार्ड टू एवरीवन, मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने ये थर्ड टाइम कोई ऐसी इस तरह की किसी जज के लिए कोई बात की तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन चलें, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये उसमें एक टाइम लैग भी था, 2014 से लेके 2022, यानी 8 साल के बाद एक चीज़ हुई है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसकी देखिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो उन्होंने कहा
कोई उसको कंडोन नहीं कर रहा, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई आपको चढ़ा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं चढ़ने की। आप खुद एक माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड आदमी है, एडल्ट आदमी है, कोई ज़रूरत नहीं आपको चढ़ के और इस तरह के स्टेटमेंट्स देने की, जो कानून का रास्ता है। और इसी तरह उनको कोई बिल्कुल किसी इदारे पर कोई बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी इदारा हो, मैं नाम नहीं ले रहा। और बट इट्स हिज चॉइस, मतलब कोई क्या कर सकता है। लेकिन आई एम श्योर ये अदालत ने सिर्फ इसको इमरान खान का केस समझ के मेरे ख़्याल में ये फ़ैसला नहीं दिया, क्योंकि अदालत मेरे ख़्याल में ये एक अपॉर्चुनिटी जस्टिस अतहर और उनके साथी जजेस को, कंपेनियन जजेस को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे ही की जाए, यानी बिल्कुल इसको एक ईगोइस्टिक इशू ना बनाया जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फ़ारूक नसीम साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर क़ानून। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुस्लिम लीग नून सियासत का नया दौर शुरू हो रहा है। इस्लामाबाद के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी मरियम नवाज़ को रिलीफ दे दिया है। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ के लिए अदालतों से अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। आज लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर मरियम नवाज़ को उनका पासपोर्ट भी वापस कर दिया गया, जबकि पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मरियम नवाज़ को एवन फील्ड रेफरेंस में बाइज्जत बरी कर दिया था। आज की समाअत के दौरान अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि वफाकी हुकूमत का मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर क्या मौक़िफ़ है, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं है। इस पर जस्टिस अमीर भट्टी ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, ये रिमार्क्स दिए कि जब आपके अपने आ जाएं तो आप लेट जाते हैं और जब मुखालिफ हों तो ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। आज नैब के वकील ने भी पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर एतराज़ नहीं किया। नवंबर 2019 में लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ को 7 करोड़ रुपए और पासपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने का हुक्म देते हुए उनकी ज़मानत मंजूर की थी। मरियम नवाज़ ने पासपोर्ट और रकम जमा कर दी थी। दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 4 साल गुजरने के बावजूद नैब की जानिब से इस केस में रेफरेंस जाहिर नहीं किया गया, हत्ता कि नैब तहकीकात का चालान तक जमा नहीं कर सका। आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मरियम नवाज़ ने ट्वीट की कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया गया है, मगर क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट इस केस में 3 साल जब्त रहा, जो केस मेरे खिलाफ कभी बना ही नहीं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मेरे जलसों के खौफ से फितने ने मुझे तफ्तीश के लिए 3 माह नैब में हब्स से भेजा और कोट लखपत जेल के डेथ सेल में रखा, मगर केस आज तक फाइल नहीं हुआ। वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान में सियासी हालात तब्दील हो रहे हैं। साथ ही नून लीग जो मुसलसल नैब की जानिब से बनाए गए केसेस के अताब में थी, एक एक करके वो केसेस अदालतों के सामने ढेर हो रहे हैं, जिसका फ़ायदा नून लीग को सियासी तौर पर भी होगा। आसार हैं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत का नया दौर शुरू हो रहा है। अब नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की राहें भी हमवार होंगी। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे और पार्टी और मुल्क संभालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मरियम नवाज़ से मुलाकात में इसका अंदिया दिया था। पिछले हफ्ते नून लीग के सीनियर रहनुमा इसाक डार भी 5 साल बाद पाकिस्तान वापस पहुंचे और दोबारा वज़ीर ख़जाना का मनसब संभाला। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान इसाक डार की वापसी को एक डील का शाखसाना करार देती हैं। मरियम नवाज़ को पासपोर्ट मिल चुका है, एक बड़ा रिलीफ है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर से। बहुत बहुत शुक्रिया हसन आपका। हसन, माजी में नैब मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की मुखालफत करती थी, लेकिन क्या आज क्या वजह थी कि आज नैब ने अदालत के सामने कहा कि अगर पासपोर्ट वापस करना है तो नैब को कोई एतराज़ नहीं? देखिए, 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये है कि जब से चेयरमैन नैब की तब्दीली हुई और हुकूमत तब्दील हुई वफाक में, उसके बाद से काफ़ी जो है वो नैब के केसेस में अहम तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। जिस तरह नैब के प्रोसिक्यूटर्स एविडेंस लेकर आते थे अदालतों में, ना तो उस तरह उनकी तैयारी देखने को मिलती है, ना ही इस तरह के वो एविडेंस पेश कर पाते हैं। और आज तो जब पहले भी नैब की जानिब से तो ये जवाब दिया गया था कि अब क्योंकि नैब में तरमीम के बाद देखना ये है कि क्या
जो चौधरी शुगर मिल का केस था वो इनके दायरे इख्तियार में आता भी है या नहीं। और फिर उनके साथ साथ ये भी कहा गया था कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई तफ्तीश जो है वो केस ज़ेरे तफ्तीश नहीं है, ना ही कोई अभी तक हमने कोई बड़ा रेफरेंस ऐसा फाइल करना है कि जिसमें मरियम नवाज़ की ज़रूरत हो या उनसे तहकीक करनी बनती हो। इस वजह से हम नहीं चाहते कि पासपोर्ट रखा जाए, हम तो चाहते हैं पासपोर्ट वापस दे दिया जाए। दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि अब नई तरमीम के बाद ये केस किसके पास रहता है इस पर भी हम कोई जो है वाज़ा तौर पे बयान नहीं दे सकते, जिससे ये साबित होता है कि राहें खुलती हुई दिखाई दी और नैब जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता दिखाई दिया कि शायद चौधरी शुगर मिल का केस था जिसमें नैब ये चाहती थी कि हम उनकी तहकीकात करें। ना ही अभी तक रेफरेंस फाइल हुआ, ना ही कोई गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए, ना ही कोई ट्रायल चलाया गया। सिर्फ वो इल्ज़ामात की हद तक था। ऐसा तो लगता है कि सिर्फ तहकीकात करनी थी और शायद सियासी बुनियाद पर यह केस बनाया गया था और एविडेंस रखे गए थे और मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार भी किया गया। और आज जो है वो नैब अपने उन्हीं मामलात को उल्ट होता दिखाई देता है, उस तरह के अपने बयानात अदालत में वो जमा ये तसलसल से नज़र आ रहा है। ये मामला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हमने पहले भी बात की थी एक दूसरे मामले पर, तसलसल से यही रवैया नज़र आ रहा है। ये बताएं कि इत्तलात हैं कि मरियम नवाज़ उनको पासपोर्ट मिल गया है, अब वो बैरून मुल्क रवानगी के लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है और इसका भी इम्कान है कि अब जब उनकी वापसी होगी तो साबिक़ वज़ीर आज़म उनके वालिद नवाज़ शरीफ के साथ होगी। आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, मरियम नवाज़ शरीफ उनको नवाज़ शरीफ साहब ने 15 अक्टूबर से जुनूबी पंजाब में तंजीम साजी का अहम ताज सौंपा हुआ है, लेकिन जिसका पासपोर्ट मिला अब शायद वो नवाज़ शरीफ साहब की हदायत पर या उनकी इजाज़त से, क्योंकि वो ख़ुद तो जाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि फ़ौरी तौर पर वो अपने वालिद के पास जाएँ, उनकी तबीयत का हाल पूछें, उनकी केयर करें और अपना भी उन्होंने इलाज मुआवजा वहाँ पर कराना है, वो अपने मुआलजीन को चेकअप करवाएँ, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था। अब पासपोर्ट मिलने के बाद जो मुस्लिम लीग नून और पार्टी के ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि आइंदा हफ्ते तक और जितनी जल्दी हो सकता है तो वो जो है वो लंदन रवाना हो जाएंगी और वहाँ पर जाकर जो मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत है, उनके जो फैसले हुए थे, जो पहले जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर गए थे उसमें भी ये फैसले ज़ेरे गौर लाए गए थे, उन फैसलों को आगे लेके चलने के लिए मरियम नवाज़ वहाँ बैठकर नवाज़ शरीफ साहब के साथ मिलकर उन मामलात को आगे लेके चलें और जो कानूनी मामलात हैं उनको ख़त्म करके नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो पाकिस्तान आने की राह हमवार करें और वो यही चाहती हैं। नवाज शरीफ 2018 में वो आई थी। जी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की राह में दो रुकावटें हैं, एक है एवनफील्ड रेफरेंस और दूसरा अल अजीज़िया रेफरेंस। इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपने वकला से इन दोनों केसेस के हवाले से सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं, आपके पास इसकी क्या मालूमात हैं? देखिए, 4 रुकनी बाकायदा तहकीक इस हवाले से कमेटी जो है वो नवाज शरीफ साहब की जानिब से कायम कर दी गई है। उसमें आज़म नज़ीर तारर साहब हैं, अताउल्लाह तारर साहब हैं और अमजद परवेज़ साहब और दीगर अफराद शामिल हैं। वो ये सारे मामला देख रहे हैं क्योंकि जब सज़ा याफ्ता हो तो हिफाजती ज़मानत हो नहीं सकती और प्रोटेक्टेड बेल उस वक्त हो सकती है जब सज़ा याफ्ता ना हो। लेकिन वो ये 2 मामला उनके सामने हैं। एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आते हैं और इस्लामाबाद लैंड करते हैं तो उनको किसी रेस्ट हाउस में वहाँ पर उनको ठहरा दिया जाए और उसको जो है वो कैंप जेल या उसको जेल करार दे दिया जाए और वहाँ से मामलात को आगे लेके चला जाए, अदालत में दरख्वास्त दायर हो। क्योंकि एवनफील्ड के अगर देखा जाए जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहब को साहिबा को उनको बरियत की दरख्वास्त मंजूर हुई, उस तरह इनको भी जो है वहाँ से रिलीफ मिलता किसी हद तक दिखाई दे रहा है। और अब तो ये होगा कि अगर वो आते हैं तो उनको सब जेल करार देकर उनका मामला आगे लेके चला जाए और ताकि अदालतों से उनको रिलीफ मिल सके। और दूसरा ये है कि वो मामला देख रहे हैं कि इसहाक डार या जो भी ऐसे पुराने केसेस हैं उनको देखा जाए कि किस तर्ज पर उन्होंने अपील तैयार की थी और अदालत से रुजू किया था, उसमें कोई कानूनी मामलात को सामने रखते हुए कोई राह हमवार कर सके। उस पर जो है वकला टीम भरपूर तरीके से जो है वो काम करती दिखाई दे रही है कि नवाज शरीफ जितनी जल्दी हो सके वो आए। मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर ज़राए ये दावा करते हैं कि हमारी कोशिश है कि वो आइंदा महीने के पहले हफ्ते तक जो है वो पाकिस्तान वापस आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हसन रज़ा, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर दुनिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर लेंगे न्यूज़ ब्रेक, जिस दौरान आप हेडलाइंस जान सकेंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। ऑडियो लीक्स और साइफर के कज़िये ने मुल्क के सियासी दर्जा हरारत को मज़ीद बढ़ा दिया है और ख्याल किया जा रहा है कि इस गर्मा गर्मी से पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफा होगा।
पिछले 36 घंटों के दौरान बनी गाला पर छापे और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी की इत्तलात ने तो गोया जलती पर तेल का काम किया। ताहम ये खबरें अफवाहें साबित हुईं, मगर फरीकैन की ज़बानी कलामी गोलाबारी और मुस्लिम लीग नून और PTI के रहनुमाओं के बयानात की शिद्दत से लगता है कि दोनों जमातें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी हैं। शहबाज हुकूमत इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी, तौहीन मजहब और नक्स अमन के मुकदमात के बाद गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। इमरान खान उनके साबिक वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वफाकी काबीना ने साइफर की कॉपी मुबैना तौर पर गायब होने पर FIA से तहकीकात करने की मंजूरी दे दी है, जबकि तहरीक इंसाफ ने FIA की तहकीकात को हुकूमती फैसले को मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। परसों लाहौर में वफाकी वज़रा इसाक डार, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि साइफर की बरामदगी के लिए बनी गाला पर भी छापा मारना चाहिए। उन्होंने शहबाज हुकूमत से शिकवा किया कि इमरान खान क्यों आज़ाद घूम रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हफ्ते को एक जानिब मरियम नवाज इमरान खान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही थीं और दूसरी जानिब इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो रहे थे। यकीनन मरियम नवाज के तेवर दिन ब दिन PTI के हवाले से संगीन तर होते जा रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसाक डार समेत मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन भी इफ़ाम तफ़हीम और सुलह फहमी की बजाय सियासी महाजराई की हौसला अफजाई कर रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 तक की कार्रवाई की लाहासिल तजावीज़ दे रहे हैं। बिलाशुबा सियासी इख्तिलाफ राय को जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत सांप सीढ़ी का खेल बन चुकी है। पिछले 6 माह के दौरान इस खेल में सियासी जमातों ने ऐसे दाव पेच आजमाए जिनकी मिसाल मुल्क की 75 साल तारीख में नहीं मिलती। इन वाक़यात की बदौलत ही इमरान खान मुल्क के करिश्माती शख्सियत के तौर पर सामने आए और ऑडियो लीक्स के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत में कमी नहीं आ रही और इमरान खान लॉन्ग मार्च के जरिए शहबाज हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई देते हैं। वो 7 दिन में एहतजाजी कॉल देने का ऐलान कर चुके हैं, ताहम फिलहाल हतमी वक्त का तयन कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त मुल्क की तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें सिवाय जमात इस्लामी के विफाक या सूबों की हुकूमतों का हिस्सा है, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि मुल्क की कंगाल मईशत और सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद मुस्लिम लीग नून और PTI इसी तरह सियासी कशीदगी में मज़ीद इजाफा करती हैं और अगर पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम की जानिब मज़ीद धकेला जाता है तो इसके असरात सियासत से ज़्यादा मुल्क की मईशत पर रुनुमा होंगे और नतीजतन पाकिस्तान को महंगाई, बेरोज़गारी और समाजी बहरानों से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये गंभीर सूरत हाल है और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर एनालिस्ट, हमारा मकबूल प्रोग्राम नुक्ता नज़र के रूह रवा हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर गुज़िश्ता 2 रोज़ में जो वाक़यात पेश आए हैं उनसे लगता है कि मुल्क में जारी सियासी कशीदगी अपने अब उरूज पर है। एक जानिब इमरान खान की गिरफ्तारी की खबरें आती हैं, दूसरी जानिब हुकूमत ने साइफर से मुतालिक इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की बातें की जा रही हैं। इमरान खान ने 1 हफ्ते के अंदर लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। आपको हालात किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? मसूद रज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो तस्वीर कशी की है उसमें बहुत हद तक यानी हकीकत है और वाक़यात की और हालात की बड़ी सही तर्जमानी की है। देखें, ये सियासी जमातें जो हैं जिस तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं और आज से नहीं हैं, गुज़श्ता कई बरस से हम यही मंजर देख रहे हैं। इमरान खान साहब और उनके हरीफ जो हैं वो एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं हुए। अब देखें, इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे उस वक्त हुकूमत से उनकी ठनी हुई थी। जब वो हुकूमत में आए तो फिर अपोजिशन से उनकी नहीं बनी, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और आज इमरान खान साहब में और मौजूदा हुकूमत में एक बड़ा ज़ोर का मार्का जो है वो बरपा है और एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है, कोई लाहे अमल मुश्तरका तौर पर बनाने को तैयार नहीं है। जबकि
हालात का तकाजा ये है, हमारी मईशत का तकाजा है, हमारी इस वक्त सैलाब जो है वो जो उसकी आफत नाजुल हुई है उसका तकाजा है, और हमारी सियासी इस्तेहकाम का तकाजा है कि ये सियासी जमातें मिल के बैठें, एक मुश्तरका लाहे अमल तैयार करें। इंतखाबात तो होने हैं जी, उनके इंतजामात पर कोई बातचीत के जरिए समझौता कर लें, कोई मईशत को संभालने के लिए इक़दाम करें, कोई सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मिलकर कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ना खान साहब तैयार हैं और ना अपोजिशन उनकी जो आज हुकूमत में है वो किसी बात पर तैयार है, किसी समझौते पर तैयार है। आज ही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि उनसे बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता, और इमरान खान तो रोज़ यही बात कहते हैं। देखें, मैं अपने पीटीआई के दोस्तों से जब मिलता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि भाई आपका मकसद क्या है सारी जिद्दोजहद का। कहने लगे जी हम इंतखाबात चाहते हैं और उनमें हम जीतेंगे। मैंने कहा जीत के आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे? जी बन जाएंगे। तो पहले भी आप बने हुए थे, तो कमोबेश 4 साल तक आपने वजारत उज़्मा जो है उसको संभाले रखा है, फिर उसका नतीजा क्या हुआ? और आज जो लोग इख्तदार में हैं वो भी ये जानते हैं कि वो भी पहले भी इससे इख्तदार में रह चुके हैं, तो बिल्कुल। दींगा मुश्ती जो उसका नतीजा क्या हुआ? यानी ये जो इख्तदार है कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है, ये आनी जानी है। आप देखें इन्होंने कहाँ मुल्क को पहुँचा दिया है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। सारी कोशिश ये करनी चाहिए, इनके हाथ पांव जो हैं उनको जोड़ना चाहिए, इनके सामने इनके हाथ जोड़ने चाहिए इनके। मैं तो पांव भी पड़ने को सर, तैयार आप तो हाथ जोड़ो, कि खुदा के हाथ लिए जोड़ने और पांव पड़ने की बात कर रहे हैं, मगर दोनों तरफ देखें, इमरान खान साहब आज भी कह रहे हैं कि वो किसी सूरत नहीं बैठेंगे इनके साथ। वो कह रहे हैं कि किसी सूरत वो अब असेंबली में भी वापस नहीं जाएंगे। जो एक ऑप्शन था, एक खिड़की खुली थी, वो भी उन्होंने बंद कर दी। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं वो भी मुलाकात नहीं करेंगे। फिर मरियम बीबी का आप गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वुज़रा के साथ वो देखें, वो कितने जारहाना मूड में नज़र आ रही हैं। वो कहती हैं कि बनी गाला पर रेड कर देनी चाहिए, जिसके गले में गद्दारी का तौक हो उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। वो कॉन्फ्रेंस कर रही थी, कोर्ट के ऑर्डर थे हालांकि इनकी गिरफ्तारी के हवाले से कि इनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हुकूमत ने पुलिस भी उस तरफ रवाना कर दी। एक अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया था। तो सियासी माहौल को ठंडा करना हमेशा हुकूमत का काम होता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी रवैया मुसलसल जारहाना है। यही तो रोना है। जब इमरान खान हुकूमत में थे उन्होंने इस नुक्ते को नहीं समझा, और आज जो हुकूमत में है वो ये बात नहीं समझ रहे। अब देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा कायम हुआ, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। नतीजा क्या निकला? अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई भी ख़त्म कर दी, दहशत गर्दी की दफात भी उनके खिलाफ ख़त्म कर दी, और उनको एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने का मौका फराम कर दिया। उसके बाद अगर हुकूमत ये चाहती है कि आर्टिकल 6 के तहत कोई कार्रवाई करनी है, तो ये भी बड़ी अजीब बात मुझे लग रही है कि ये इस पर फैसला पार्लियामेंट करेगी। आज तक तो पार्लियामेंट ने इस तरह का कोई फैसला किया नहीं है, और दफ़ा 6 की जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हुई है, और उसका नतीजा भी क्या निकला है? यानी फैसला आ गया तो फिर खुद अदालत ही ने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया जी। कि इसे काबीना की प्रॉपर मंजूरी नहीं दी गई। अब हमारी काबीना कह रही है कि पार्लियामेंट ये फैसला करेगी, फिर कोई कह रहा है कि कमीशन कायम होना चाहिए, फिर कहा जा रहा है कि FIA को तहकीक दी जाएगी, वो तफ्तीश करे। भाई ये क्या मसला है? कितना कन्फ्यूजन है, कितना अभाम है। और आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो कैसे आप साबित करेंगे? कैसे? फिर उसके बाद वो अदालत में मामला जाएगा, और अदालत में अगर वो उड़ गया मामला फिर क्या होगा? तो ये इस तरीके से पाकिस्तान की तारीख को आप देख लें जी। गद्दारी के कितने मुकदमे कायम हुए हैं, उनका नतीजा क्या निकला है? किसी एक को कोई सजा हुई है क्या? किसी कोई मुकदमा सिरे चढ़ा है? उसका नुकसान मुल्क को हुआ है, कौम को हुआ है, सियासत को हुआ है, और अहले सियासत को मजमूई तौर पर हुआ है। अब अगर ये मुकदमे जो हैं
ये गिरफ्तारियां, ये धमकियां, ये माजी में कोई काम नहीं आई, तो अब कैसे काम आएंगी? अब कैसे काम आएंगी? अब खान साहब जो हैं, शामी साहब, तारीख से सीखना भी चाहिए, और ये बात अचंभे की मालूम होती है कि हुकूमत इस तरह की बातें करे। पिछले कई दिनों से एक मरतबा फिर इमरान खान साहब जो मुसलसल लॉन्ग मार्च का जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इसकी, और वो नई तारीखों के देने की भी बात कर रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि उनका होमवर्क जो है वो तकरीबन मुकम्मल है, वो लगे हुए हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और वो अगले हफ्ते तक जो है वो कॉल देने के मूड में भी हैं, ऐलान भी कर चुके हैं। कब होगी उसकी हतमी तारीख ये बताएंगे। आपको लगता है कि हुकूमत इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, जैसी वो प्लानिंग कर रहे हैं, जितना वो वक्त ले रहे हैं? मुझे तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। जब उन्होंने इख्तिदार छोड़ने के बाद कॉल दी थी 25 मई को, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त वो लोग पहुंचे थे क्या? क्या किस तरीके की रुकावटें खड़ी की गई और उनको खुद अपना जो अपना प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा या मनसूख करना पड़ा? कदर कलामी की माजरत शामी साहब ये बात समझे। मगर उस वक्त पंजाब की हुकूमत इनके पास नहीं थी, और पूरा पंजाब एक एक गली मोहल्ला सड़कें, हमें तो ये खबरें मिल रही थी कि कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त तो पंजाब की हुकूमत है उनके पास। मसूद साहब, बुनियादी बात यह है कि जो सियासी कारकुन होते हैं वो जंगजू नहीं होते, वो गुरीला नहीं होते, वो इस तरीके से लड़ाइयाँ करने के लिए मैदान में नहीं निकलते। वो वोट देते हैं, वो जलसों में जाते हैं, वो नारे लगाते हैं। उनसे इससे ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए। और खान साहब अगर कोई तवक्को रखते हैं कि लोग आके तख्ता उलट देंगे, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, तो मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। सर, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, कारकुन जो है माजरत के साथ मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने भी एक लॉन्ग मार्च किया था जजेस बहाली तहरीक में, और वो गुजरांवाला पहुँचते पहुँचते नवाज शरीफ साहब का जो मुद्दा था पूरा हो गया था। अगर इमरान खान साहब पंजाब से निकलते हैं, उन्हें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलती, तो वो भी एक अवामी ताकत लेकर जा सकते हैं आगे। तो इसका असर तो माजी में भी हमने देखा है पड़ा था, इस दफ़ा भी पड़ेगा। देखिए, उस वक्त नवाज शरीफ साहब अकेले नहीं थे, वो पूरी तमाम सियासी जमातें उस लॉन्ग मार्च में साथ थी। खुद इमरान खान भी नवाज शरीफ के साथ थे, और अदलिया की बहाली की तहरीक जो थी, कोई जमात भी उसकी मुखालफत नहीं कर रही थी। बरसरे इख्तिदार जमात जो थी, वो जो नन्नी मुन्नी मुस्लिम लीग खाफ के अलावा या MQM के अलावा, तो तमाम एक इज्तिमा था बड़ी सियासी कुव्वतों का, सिविल सोसाइटी का, वकला का, और उन्होंने वो तहरीक को कामयाब बनाया। अब कोई इतना बड़ा इज्तिमा नजर नहीं आ रहा। खान साहब की ताकत है, वोट उनके पास हैं, वो अपने वोटर्स को क्यों इम्तिहान में मुब्तला करना चाह रहे हैं? वो क्यों उनमें आजमाइश से दो चार करना चाह रहे हैं? उनको चाहिए कि इंतखाबात की बात करें, उसके लिए अपना सॉफ्ट जो है प्रेशर जो है उसको आगे बढ़ाएं, उससे काम लें। अगर वो तसादुम की तरफ जाएंगे, हालात को बेयकीनी के सुपुर्द करेंगे, खुद अपने रास्ते में गड़े खोदेंगे। ये बात उनको गौर करना चाहिए। इसको ये रास्ता सलामती का रास्ता नहीं है। सर, अगर इसको हम वाइस वर्सा देखें, माजरत के साथ, अगर इसको हम वाइस वर्सा देखें कि इमरान खान साहब के दौर में मौलाना फजल रहमान ने मार्च किया, बिलावल साहब ने मार्च किया, कहीं रुकावटें खड़ी नहीं हुई, लेकिन इस वक्त हुकूमत का रवैया भी मुसाहिलाना नहीं है। मौजूदा हुकूमत का वज़ीर दाखिला धमकी दे रहे हैं कि इस्लामाबाद आने वालों के लिए माजून तैयार है, ऐसी धुनी देंगे कि दोबारा इस्लामाबाद आना भूल जाएंगे। क्या आपको लगता है कि मामला तसादुम की तरफ अब जाता हुआ नज़र आ रहा है? हुकूमत भी तैयार है और इमरान खान भी उसी की तैयारी कर रहे हैं जो हुकूमत की तैयारी है। देखिए, अगर तो लॉन्ग मार्च वैसा ही है जैसा मौलाना फजलुर रहमान का था या बिलावल भुट्टो जरदारी का था, तो फिर तो कोई तसादुम भी नहीं होगा, कोई ख़तरा भी नहीं होगा, और लॉन्ग मार्च करने वाले जो हैं वो बखैर खूबी अपने जज्बात का इजहार करके वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ये फैसला होता है कि भाई हम हुकूमत को बदल के वापस आएंगे और रेड जोन में आगे बढ़ेंगे और हुकूमत से टकराएंगे, तो फिर सूरत हाल और होगी। देखिए, ये जो ऐसा लॉन्ग मार्च जो तसादुम हो जिसका नतीजा वो किसी के मुफाद में नहीं है, खुद खान साहब के मुफाद में भी नहीं है। इसलिए बार बार यही अपील की जाती है। इंतखाबात तो होने वाले हैं, 8 माह में होंगे, 9 माह में होंगे, 10 माह में होंगे, उनसे तो गुरेज मुमकिन नहीं है। तो जो चीज़ इतनी कतई हो, इतनी यकीनी हो,
उसके लिए हालात को बेयकीनी का शिकार क्यों किया जाए? उसके लिए तो चलो बिलवास्ता ही बातचीत कर लें। अगर बराह रास्त नहीं हो सकती, सदर हमारे जो हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इसमें कुछ लगे हुए भी हैं, कुछ मुलाकातें उनके यहाँ हो भी रही हैं, थोड़ी सी उनको वुसअत दे लें तो बात बन सकती है और हालात को संभाला जा सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार। आपने उनका तज्ज़िया सुना। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का अपनी हुकूमत से शिकवा है। पेट्रोलियम लेवी में कमी का फ़ैसला IMF से मंजूरी के बगैर किया गया, क्या पाकिस्तानी मईशत को नुकसान हो सकता है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्क की तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिसाक़ मईशत की बार बार दावत देने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपनी पार्टी की माशी पॉलिसियों में यकसुई नहीं। IMF से मुआहदे की पासदारी के लिए साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर देते थे, लेकिन मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार ने IMF को मुबैना तौर पर एतमाद में लिए बगैर पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने IMF की मंजूरी के बगैर इस माह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा न करने के हुकूमती फ़ैसले को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। परसों कराची में एक तकरीब से खिताब में मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि हुकूमत ने यकतरफा तौर पर फैसला किया, अल्लाह खैर करे। अब से कुछ देर पहले एक इंटरव्यू में इसाक़ डार ने मिफ्ताह इस्माइल के शिकवों और शिकायतों का करारा जवाब दिया। डार साहब ने कहा कि अब IMF को जवाब देना मिफ्ताह इस्माइल की नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। डार साहब का कहना था कि अवाम पर बोझ डालना मिफ्ताह साहब को अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं इसका हामी नहीं। नए वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार ने अवामी मकबूलियत का सियासी फ़ैसला करते हुए इस माह पेट्रोलियम लेवी में इजाफा नहीं किया और इख्तिताम हफ्ता पेट्रोल 12 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 12 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक इसाक़ डार ने IMF को एतमाद में लिया और सैलाबी सूरत हाल की वजह से उनको 3 माह के लिए रियायत मिलने की खबरें भी हैं। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF ने फ़िलहाल पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन इसकी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। IMF ने हमसे लकीरें, नाक से लकीरें निकलवा ली। मैंने कहा जहाँ के न्यूयॉर्क में मिली मुझे IMF की जो थी उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत अच्छी खातून। मैंने कहा कि हमने एक्सेप्ट की हैं ये आपकी शराइत, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। अब सैलाब आ गया है, अब आप बताइए कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं उन शराइत को और उन्होंने पूरी हमदर्दी का इजहार किया कि इंशाल्लाह हम कंसिडर करेंगे, हम बोर्ड में जाएंगे। दरअसल IMF के साथ मुआहदे के तहत हुकूमत को इस माली साल के दौरान 855 अरब रुपए जमा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी को बतदरीज 50 रुपए फ़ी लीटर तक बढ़ाना है। इस वक्त हुकूमत पेट्रोल पर फ़ी लीटर 32 रुपए 42 पैसे लेवी वसूल कर रही है, जबकि IMF से मुआहदे के तहत 1 अक्टूबर से पेट्रोल पर 35 रुपए फ़ी लीटर लेवी होनी चाहिए थी, जबकि डीजल पर हुकूमत 12 रुपए 58 पैसे फ़ी लीटर वसूल कर रही है, जिसे 1 अक्टूबर तक 20 रुपए फ़ी लीटर होना चाहिए था। मौजूदा हुकूमत को तमाम चैलेंजेस के साथ इस माशी पसपाई का सामना है कि PDM ने महंगाई मुकाओ के नारे लगाकर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाई थी, लेकिन अमलन शहबाज हुकूमत में महंगाई के साबका रिकॉर्ड टूट गए हैं। शहबाज हुकूमत के इब्तिदाई महीनों के दौरान मुल्क में महंगाई बढ़ने की अहम वजह रुपए की बेकदरी और आलमी मंडी में ग़िज़ाई अजनास की बढ़ती कीमतें हैं, लेकिन इस ज़मन में माशी फैसलों में ताख़ीर या अंदरूनी मुखालफत भी पेश रही। ख़ास तौर पर नून लीग में मिफ्ताह इस्माइल और इसाक़ डार की मुख्तलिफ सोच की मीडिया पर भी बाज़गश सुनाई देती रही। अहम बात तो यह है कि दोनों अफराद के तसादात अब भी मीडिया की जीनत हैं। मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि वो पहले दिन से खुद को ओहदे पर गैर महफूज समझते थे और इसाक़ डार की वापसी की खबरें उनका पीछा करती रहती थीं। दरहकीकत पाकिस्तान में हुकूमतें ऐसे ही चलाई जाती हैं कि अवाम को राज़ी करने के लिए जो रियायतें देनी हैं दे दें, कल की कल देखी जाएगी। कुछ ऐसा ही फैसला इस साल फरवरी के इख्तिताम पर PTI की हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी सिफर करके किया था। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने IMF प्रोग्राम की
शराइत के बरखिलाफ पेट्रोल डीजल 10 रुपये लीटर सस्ता कर दिया था और बिजली 5 रुपये यूनिट सस्ती कर दी थी, बल्कि ये कीमतें 4 माह के लिए मुंजमद कर दी थीं। अब इसाक डार के वजीर ख़जाना बनने के बाद शहबाज हुकूमत भी बाज़ाहिर इसी डगर पर चलती दिखाई दे रही है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब शहबाज राना साहब। शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी कम करने का फ़ैसला IMF की मंजूरी के बगैर किया है। आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात तो सामने आ चुकी है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से वहाँ पे ये रिक्वेस्ट की थी। दो उन्होंने बुनियादी तौर पर वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी। एक तो ये कि जो $3 अरब का पाकिस्तान का रिमेनिंग कर्जा IMF के प्रोग्राम के तहत जो हमें मुख्तलिफ रिव्यूज़ के बाद मिलना है, एक तो वो पैसे पाकिस्तान को फौरी तौर पर दे दिए जाएँ और बगैर एडिशनल शराइत के, और दूसरा ये कि 3 से 4 माह का एक पॉज कर दिया जाए, मोराटोरियम लगा दिया जाए उस चीज़ के ऊपर कि जी जो हुकूमत ने बिजली और गैस का तो नहीं है, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो टैक्सेस लगाने हैं उसके हवाले से। तो इसमें अभी तक मंजूरी नहीं IMF की, बल्कि पिछले हफ्ते जो इसाक डार साहब की पहली उनकी वीडियो कॉन हुई विद द मिशन चीफ ऑफ द IMF, उसमें भी उन्होंने ये इशू रेज़ किया कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की थी तो उसके ऊपर उस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाए। तो उस मीटिंग में जो मिशन चीफ थे IMF के, उन्होंने ये बात कही कि वो इसको जो इंटरनल एक प्रोसेस है IMF का उसके अंदर ये बात चल रही है। हैविंग सेड दैट, देखिए एक चीज़ हम ज़रा थोड़ा सा वाजे कर लें कि इस वक्त जो असल बात ये है कि 2 अप्रोचेज़ हैं। एक अप्रोच मिफ्ता इस्माइल साहब की थी, वो बहुत ज़्यादा IMF सेंट्रिक थी और उस वक्त उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि जिस किस्म की सूरत हाल के अंदर मिफ्ता इस्माइल आए थे। लेकिन इसके साथ ही हमने एक चीज़ ये भी देखी कि जो दुनिया के अंदर हालात पैदा हो रहे थे, उन हालात के अंदर शायद पाकिस्तान IMF से बेहतर नेगोशिएट कर सकता था, क्योंकि जो यूक्रेन की वॉर की वजह से एक एडिशनल बर्डन आया पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर इन शेप ऑफ हाई ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, जिसमें आपका क्रूड ऑयल भी था। उसके अगेंस्ट हमें ऐसा कंसेशन नहीं मिली। अब दूसरी अप्रोच जो है वो इसाक डार साहब की है। इसाक डार साहब का ये ख्याल है कि वो IMF को जो उनको डील करने का तरीका है वो समझते हैं कि वो बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। और जो 2013 से 2016 का प्रोग्राम था, मैंने वो प्रोग्राम कवर किया था उनका, उसके अंदर जहाँ पे हमें एक अमेरिकन सपोर्ट बिल्कुल हासिल थी, जो उस वक्त वाशिंगटन था वो प्रो पाकिस्तान उसकी पॉलिसीज़ थी और पाकिस्तान की प्रो अमेरिका पॉलिसीज़ थी, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिली सो मिली। बहुत सारे ऐसे मामलात आए थे उन टॉक्स के अंदर जहाँ पे डार साहब ने उनकी कुछ मुतालबात थे वो उस वक्त नहीं माने थे। तो डार साहब की एक अप्रोच हमेशा से रही है कि आप ज़रूरी नहीं है कि IMF की हर बात माने। इसकी आप एक मिसाल ऐसे लीजिए कि 1 सितंबर को जब पेट्रोलियम लेवी बढ़नी थी पेट्रोल के ऊपर, उसका जो रिक्वायरमेंट थी वो 30 रुपये फ़ी लीटर थी, जबकि डीजल के ऊपर हमारी 1 सितंबर को रिक्वायरमेंट वो थी 15 रुपये फ़ी लीटर थी। तो मिफ्ता इस्माइल ने 30 रुपये की बजाय उसको कर दिया 37 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर। मतलब ये कि जो IMF की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा मेरे ऊपर, आपके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर 7.5 रुपये फ़ी लीटर लेवी लगा दी थी। तो ये अप्रोच भी गलत थी। आपको जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना ही करना चाहिए था। ये फरमाइएगा, मिफ्ता इस्माइल साहब का इसके आपने 2 बातें कही। एक तो ये कि अभी IMF बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी, और दूसरा ये कि इसाक डार साहब की अप्रोच मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि हर बात मानने की ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को हमने अभी फिर सुना, वो कहते हैं कि जी नाक से लकीरें निकलवा दी इस मुआहदे के लिए। अब पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, क्या ये एक मरतबा फिर इस बात की मुतहम्मिल हो सकती है कि हम IMF की नाराज़गी मोल लें? देखा, पाकिस्तान की जो इकॉनमी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि हम IMF को नाराज़ करें। लेकिन थोड़ा सा अगर हम हक़ाइक़ को देख लें, अप्रैल मई में जब पाकिस्तान IMF से नेगोशिएट कर रहा था, उस वक्त 2-3 फैक्टर्स थे जो अब उस वक्त नहीं थे, अब है। एक उस वक्त फैक्टर ये था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, और दूसरा जो इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि सैलाब नहीं आया था। अब और जो तीसरी एक बुनियादी बात थी, जैसे मैंने पहले भी किया, उसको रिट्रेट कर रहा हूँ
कि जो पीटीआई की हुकूमत के किए हुए वादे थे वो हमने पूरे नहीं किए थे, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट था। अब फास्ट फॉरवर्ड जो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें जो मारूजी हालात में कुछ चेंजेस आई हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ हैं वो आपको पता है कि अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के जो दरमियान के जो ताल्लुकात उसमें कुर्बतें बढ़ रही हैं, और कोई माने या ना माने आईएमएफ के ऊपर और वर्ल्ड बैंक के ऊपर यूएस ट्रेजरी की एक डायरेक्ट छाप लगी हुई है, वहाँ से आपको कंसेशन भी मिल सकती है और वहाँ से आपको टाइट भी किया जाता है। ये एक हिस्ट्री रही है। अब सैलाब की वजह से जो इसहाक डार साहब का पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप आवाम के ऊपर कितना बोझ डालेंगे। 47 साल तारीख की हाईएस्ट इन्फ्लेशन थी आपकी अगस्त के अंदर। अभी जो सितंबर का नंबर आया है इन्फ्लेशन का वो 23% है। 23% का मतलब ये है कि कीमतें कम हो गई हैं। 23% का मतलब ये है कि पहले महंगाई बढ़ने की रफ्तार 27% थी, अब 23% है। और 23% का नंबर भी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जो पीबीएस की मेथडोलॉजी है उसमें मुझे गड़बड़ लग रही है कि इन्होंने बिजली की कीमतों में इन्होंने कोई 30 से 65% कमी दिखाई हुई है उसके इन्फ्लेशन रेट के अंदर। जबकि आपको पता है मैंने आपने हम सब ने जो खास तौर पर नॉन कराची जो उसके के इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर्स हैं, हमने डबल बिल्स पे किए हैं इस महीने। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर आप जो पीएमएलएन की पॉलिटिक्स है, नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिटिक्स है, उसको साइड पे भी कर दें तो पाकिस्तानी अवाम ये मुतहम्मल नहीं हो सकते कि उनके ऊपर एडिशनल बोझ डाला जाए। हैविंग सेड दैट, ये चीज़ पाकिस्तान को आईएमएफ को रियलाइज़ करवानी है, और ये चीज़ डिटर्मन करेगी इस चीज़ के ऊपर जो इसहाक डार साहब की अगर कोई निगोशिएशंस की जो स्किल्स हैं उसके ऊपर डिटर्मन करेगी। डार साहब इसी महीने अमेरिका जा रहे हैं, उनकी जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ उनकी साइडलाइंस की वहाँ पे उनकी मुलाकातें हैं, तो होपफुली ये इशू वहाँ पे टेकअप होगा। एक हमने जो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी अप्रैल मई में जब हम आईएमएफ से निगोशिएट कर रहे थे कि हमने जो यूक्रेन वॉर का बेनिफिट नहीं लिया। अब अगर हम सैलाब का भी बेनिफिट नहीं ले सकते, जिस किस्म की तबाही पाकिस्तान में हुई है, तो फिर ये मेरे ख्याल सवालिया निशान हमारी निगोशिएशन की कैपेबिलिटी के ऊपर होगा। आई होप कि डार से बेहतर निगोशिएट कर सकेंगे। बहुत अहम पॉइंट्स हैं। अमेरिका से हमारे ताल्लुकात, यूक्रेन वॉर, फिर सैलाब, ये सारी चीज़ें, उसमें आईएमएफ के साथ इसहाक डार साहब का डील करना। लेकिन ये बताएं कि इसहाक डार साहब जो हैं वज़ारत ख़जाना का ओहदा संभालने के बाद 2 मरतबा गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात कर चुके हैं, और स्टेट बैंक का जो नया कानून, जो तरमीमी कानून है, उसके बाद क्या वज़ीर ख़जाना इस पोजीशन में है कि वो स्टेट बैंक के मामलात पर असरअंदाज हो सकें? देखिए, ऑफिशियली फॉर्मली तो इसहाक डार साहब उस तरीके से जो स्टेट बैंक के मामलात हैं उस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। अब तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है ही नहीं दोनों के दरमियान, स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दरमियान, जहाँ पे इनका कोई असर हो। यहाँ तक कि जो सेक्रेटरी ख़जाना है जो रिप्रेजेंट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, जो ओन करती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, उन बेचारों के उस बेचारे के पास तो वो वोटिंग राइट भी नहीं है कि वो स्टेट बैंक के बोर्ड के ऊपर बैठ के वोट कास्ट कर सके। तो इस हद तक उस लॉ को, जिसको मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ और मैं 2020 से इसके ऊपर लिख रहा था कि एक एब्सोल्यूट एटोनमी देने की कोशिश की जा रही थी। मैंने इस पर काफ़ी लिखा, हमने अपने राइटिंग में इन इश्यूज़ को हम रेज़ करते रहे, लेकिन बहरहाल वो हो गया। हम मजबूर थे उस वक्त के जो हालात थे, और हमने आईएमएफ की जो चीज़ थी उसको एक्सप्लॉइट किया कुछ अफराद ने अपने ज़ाती मफादात के लिए, और जो चीज़ें आईएमएफ ने नहीं भी मानी थी वो भी हमने उस कानून के अंदर डाल दी, क्योंकि उस वक्त के जो मामला चल रहे थे। अब मेरा ख्याल है कि ये इसको 2 अदारों के अगर आप दरमियान देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ स्टिल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ स्टिल पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। उसको अभी भी अगर ये दोनों अफराद चाहें, गवर्नर स्टेट बैंक और इसहाक डार साहब, तो बेहतर तरीके से मामलात को चला सकते हैं। अभी भी गुंजाइश होती है, दोनों ने पाकिस्तान के लिए काम करना है। अगर कोई ज़ाती मफादात के लिए काम करने की कोशिश करेगा तो फिर टकराव आएगा। जो एक बात कही जाती थी कि जी वो बहुत ज़्यादा इंटरवीन करते हैं, उनकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है डार साहब की, उसमें शायद आई डोंट नो कि उस हद तक आप कर सके, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट उस तरीके से नहीं है अभी भी। जो आपकी बल्कि जो स्टेटमेंट कल उनकी जो मीटिंग हुई थी लास्ट वीक की, उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट दी थी, उसमें ये बात कही गई कि जो गवर्नर हैं वो सपोर्ट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को। हालांकि जो कानून है उसके तहत अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम ही नहीं रहा है, जो कि एक डिफरेंट, एक बिल्कुल डायरेक्शन में चला गया। जो सोल ऑब्जेक्टिव इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कानून के तहत वो महंगाई पे काबू पाना है। और महंगाई कहाँ पे खड़ी हुई है? 27% ले लें, नंबर 23% ले लें, वट एवर यू लाइक। लेकिन जो सबसे बड़ी खामी उस कानून के अंदर, जिसको मेरे ख्याल इसहाक डार साहब को ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये एक फेडरल गवर्नमेंट का राइट है, उस कानून में वो कभी भी कोई भी तब्दीली कर सकती है, प्रोवाइडेड आईएमएफ को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए टू एन एक्सटेंड, कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान महंगाई का हदफ हासिल नहीं कर सकता उसकी सज़ा क्या है।
दुनिया के ठीक। कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे जो गवर्नर उनको सैक कर दिया जाता है। तो अगर आपने उनको ऑटोनॉमी देनी है, उनको फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी करें। चलें, तो आपका मशवरा इनको, बिल्कुल इन सुन रहे दोनों होंगे हजरात डार साहब, को- लेकिन डार साहब मुझे ये बताएं कि डार साहब जो हैं वो जब से वापस आए तो तकरीबन उन्होंने 13 रुपए डॉलर की कीमत में तकरीबन 13 रुपए की कमी आ चुकी है, और थोड़ी देर पहले डार साहब ने कहा कि डॉलर की असल कीमत 200 रुपए या 200 रुपए से कम है। तो डार साहब की जो शोहरत है वो भी डॉलर के हवाले से है कि वो डॉलर को कंट्रोल रखने में बड़ी एक्सपर्ट हैं। तो आपको लगता है कि इस डार साहब जो हैं वो डॉलर की कीमत को कम कर सकेंगे, पाकिस्तानी रुपए को मुस्तहकम कर सकेंगे? देखिए, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बात करें तो जो इस वक्त जो डॉलर और रुपये की प्राइस है अब तो बेहतर हो गई है। अगर 240 की जब हम बात कर रहे थे तो हम उस वक्त भी कह रहे थे ये 210-215 के आसपास होनी चाहिए। इसके अंदर स्पेकुलेटर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था, और यही मेरा एक सबसे बड़ा एक इशू था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया। हालांकि प्राइमरीली अब अंडर द लॉ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। SBP ने 8 बैंकों को नोटिस उनको शो कॉज कर दिया, उसके बाद आगे क्या हुआ हमें नहीं पता। बाकी जो एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर वो वक्तन फ़ौक्तन उन्होंने कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट के अंदर दो मुख्तलिफ रेट्स और जो स्प्रेड था जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट का, आपको पता 8 रुपए तक भी चला गया। तो उस वक्त एक बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंस एंड द स्टेट बैंक, वो एक काम हो सकता था। डार साहब अगर इस चीज़ को वो करना चाह रहे हैं नीचे, तो मेरा ख्याल है कि अभी भी प्राइस डॉलर की हाई है, ये कम होनी चाहिए। मैं इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसी तरीके की इंटरवेंशन की यहाँ पे बात नहीं कर रहा। हाँ, जो उन्होंने आज बात कही है कि 200 रुपये से कम होना चाहिए, अगर वो ये कर लेते हैं विदाउट यूजिंग दी ऑफिशियल रिजर्व्स हेल्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो एक अच्छी चीज़ है। किस तरीके से कर सकते हैं ये इनकी फिर अब मैनेजेरियल स्किल्स है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन पाकिस्तान के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर अभी 8 अरब डॉलर के ऊपर एज ऑफ लास्ट वीक, वो आपके पास इतनी कैपेसिटी और आपके पास स्पेस नहीं है कि वहाँ से आप 8 अरब डॉलर में से डॉलर्स निकाल के मार्केट में फेंकें और रुपए को डिफेंड करने की कोशिश करें और रुपए आपसे डिफेंड ना हो सके। तो इनको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहबाज राना साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। इसके साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।